और अब बात करते हैं अपनी खास पेशकश की, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी की। क्या दुनिया एक और जंग की तरफ जा रही है? एक तरफ अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए हर हद तक जाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है अगर हमला हुआ तो जंग बहुत भीषण होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीधी बातचीत से मना करने के बाद अब ईरान ने अमेरिका को भी खुली धमकी दे दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के सलाहकार ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने परमाणु चिंताओं के बहाने ईरान पर हमला करने की गलती की तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। हमारे परमाणु कार्यक्रम को बमबारी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में परमाणु हथियार बनाने को हम मजबूर हो जाएंगे। तो सवाल यह कि क्या यह सिर्फ जुबानी जंग है या वाकई मिसाइल दागने की तैयारी हो चुकी है? ईरान अपने 60,000 सैनिकों को एक्टिव कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने मई तक की डेडलाइन खींच दी है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक जंग की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर एक दूसरे पर अमेरिका और ईरान क्यों आमादा हैं जंग के लिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईरान ने हमारे साथ परमाणु समझौता नहीं किया तो उस पर ऐसी बमबारी करेंगे कि इससे पहले उसने ऐसी बमबारी कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप ने पिछले महीने यूएई के जरिए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को एक खत भी भेजा था। इसमें ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर सीधी बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने ओमान के जरिए अमेरिका को जवाबी पत्र भेजा। ईरान ने ट्रंप के साथ सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच जंग की खिंचती दिख रही है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता रक्षा विशेषज्ञ और कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। दत्ता सर, आपसे शुरुआत करूंगा। पहला सवाल आपसे है, क्या हम एक और जंग देखने वाले हैं? क्योंकि ना ईरान झुकने को तैयार है और डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया जानती है। देखिए विवेक, ये जो चर्चा है ईरान के न्यूक्लियर डिवाइस के करीब पहुंचने की, हम तकरीबन बहुत महीनों से लगातार सुनते चले आ रहे हैं कि ईरान एक हफ्ते के अंदर है, बस बम बनाने की दूरी है, एक हफ्ते में बम बना लेगा। उसका एनरिचमेंट इतने लेवल तक पहुंच गया कि अभी बिल्कुल उसके कगार पे है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब ये एक हफ्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या, तो अगर हम ये एक लॉजिकली एक बात के ऊपर हम गौर करें तो मुझे लगता है कि ईरान ऑलरेडी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है। उन्होंने सीक्रेट न्यूक्लियर डिवाइस जरूर बना ली होगी। उनको नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट है, रशिया का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है, और यहाँ तक पाकिस्तान ने भी बहुत मदद करी थी ईरान की इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अगर आप ये मान के चले कि क्या आज के दिन में ईरान कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना पाया, तो मेरा तो ये मानना होगा कि ईरान जरूर एक न्यूक्लियर डिवाइस बना चुका है। अभी उसके पास कितनी तादाद है, कितनी कैपेबिलिटी है, वो अलग बात है। लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लहजे से, मिसाइल टेक्नोलॉजी के लहजे से वो एक बहुत एडवांस कंट्री बन चुका है, खास करके मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में। आज के दिन में ईरान की मिसाइल का डंका यूक्रेन में भी बज रहा है। रशिया ईरानियन ड्रोन्स के माध्यम से लगातार यूक्रेन के ऊपर हावी हो रहा है। और जब इनका इजराइल के साथ ये कशमकश हुआ था पीछे, जब हमास, हूती, हिजबुल्लाह ने मिलके इजराइल के ऊपर हमला किया था, तब आपको याद है कि ईरान और इजराइल का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ, उसके अंदर मिसाइल एक्सचेंज हुआ, काउंटर अटैक्स हुए। उस हालत में भी ईरान ने यह साबित कर दिया था कि उसके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो ईरान के भी आयरन डोम को, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को भेद के अपना टारगेट लक्ष्य के ऊपर जा सकता है। अगर ये कैपेबिलिटी आज के दिन ईरान में है, और अगर नहीं सर, अमेरिका ईरान की कैपेबिलिटी अमेरिका के सामने तो कहीं ठहरती नहीं ना सर। सवाल इस बात का है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर देंगे? देखिए विवेक, ऐसा है, आपको अगर मैं वियतनाम के जंग के दौरान ले जाऊं, वियतनाम के जंग के दौरान अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग करी वियतकॉन के ऊपर, लगातार तबाही मचाई। वहां नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका लगा रहा इतने वर्षों से, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, छोड़ के भाग गए वहां से। तो कहने का मतलब यह है कि आप बम मार के आप किसी देश को घुटने पे नहीं ला सकते हैं।
अगर रशिया यूक्रेन का जंग चल रहा है, रशिया एक न्यूक्लियर पावर है, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन वो अभी 3 साल हो गए गुजर गए, दोनों तरफ से लाखों की तादाद में सारी मारे गए और दोनों तरफ से तबाही चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप आज के दिन में कोई कन्वेंशनल अटैक करोगे किसी मुल्क पे, वो आपके ऊपर काउंटर अटैक जरूर करेगा। अगर जितनी अमेरिका की बेसिस है आसपास उस इलाके के अंदर, चाहे इराक में हो, कतर में हो, सऊदी अरब के अंदर हो, सारे जो ईरान के मिसाइल्स के टारगेट और रेंज के अंदर आते हैं, यहाँ तक कि डीगो गार्सिया भी आता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप बम मार दीजिए कोई बात नहीं, आप हावी हो सकते हैं, लेकिन आपको फिर मार भी खानी पड़ेगी, काउंटर भी करना आएगा आपके ऊपर। और आज के दिन में ईरान के पीछे रशिया और चाइना दोनों ही खड़े हैं, और नॉर्थ कोरिया तो खैर इनडायरेक्टली है ही है वो। तो कहने का मतलब है कि इतना आसान नहीं है कि धमकी दे के हम इनको घुटनों पे ले आएंगे, मुश्किल काम है। ये जरूर है कि ईरान ने बोला कि भाई आपने बात करनी है तो इनडायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे आप, और अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो हमको आप बाधित कर देंगे, हम भी आपके ऊपर काउंटर अटैक करें। तो मेरा ये मानना कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, बोलने से कोई जंग नहीं जीती जाती है। और जमीन के ऊपर लड़ने के लिए इजराइल आप देख लीजिए, हमास की तबाही कर दी, गाजा तबाह हो गया, और आज तक अभी तक हमास काबू नहीं आया इनके। तो आप बम मारने से आप जंग नहीं जीत जाते, आपको बूट्स ऑन ग्राउंड है, ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा, तब जाके कोई तबाह। हाँ, ये यकीनन है कि अगर आप न्यूक्लियर डिवाइस मार देंगे तो आप तबाही मचा सकते हैं और ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वो हालत होगी तो फिर दुनिया के अंदर भी काउंटर हो सकता है उस बात का। तो जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की हम बात कर रहे हैं, कहीं पे भी ट्रिगर हुआ, उसका ट्रिगर एक जगह पे सीमित नहीं रहेगा, वो एक बहुत बड़ा बवंडर बन नहीं, मुझे लगता है सर कि आज की तारीख में किसी से कोई लेना देना नहीं। हमने यूक्रेन के समय में देखा कि भाई वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, उसमें नॉर्थ कोरिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, रशिया की तरफ से, उस तरफ से नेटो आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, किसी का कुछ नहीं हुआ, बाहर बाहर से फंड देते रहे और लड़ाई अभी भी चल रही है। यूरोप भी आज की तारीख में वही कर रहा है। बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी नहीं होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन ईरान को अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं तो यह क्या कोरी धमकी है या फिर इसके पीछे कोई स्ट्रांग बेस भी है? कर्नल दिनेश नैन क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए विवेक, मामला तो सीरियस है, क्योंकि जहां एक और इसराइल जो है वो हमास के साथ में लगा हुआ है और काफी सीरियसली लगा हुआ है। अभी जो लेटेस्ट लीक निकला है वो ये है कि इसराइल ने ये प्लान किया है अभी कि वो हमास के जो 1/3 एरिया है नॉर्थ का, उसके ऊपर अब बूट ऑन ग्राउंड करके उसको अपने कैप्चर करेगा। इलाका ज्यादा नहीं है, 42 किलोमीटर बाई 12 किलोमीटर का है। तो यानी आराम से जो ये प्लान कर रहे हैं, और यही देखते हुए कि क्योंकि ये गाजा के लोग जो हैं ये अब इजिप्ट की तरफ भागेंगे। सनाई आइलैंड्स के अंदर इजिप्ट ने जो है, जो बॉर्डर लगता है इसराइल के साथ, वहां पे अपनी एक पूरी टैंक ब्रिगेड खड़ी कर रखी है, जिसको इसराइल ने आज ही कहा है कि इसको वापस हटाया जाए। तो हो सकता है कहीं इजिप्ट भी इस युद्ध में ना कूद पड़े। वहीं दूसरी ओर रेड सी के अंदर जो स्ट्राइक ग्रुप खड़ा हुआ था युद्ध पोतों का, अमेरिका का, उसके ऊपर हुतीज काफी अरसे से बार बार फायर कर रहे थे, रॉकेट्स छोड़ रहे थे। और यही नहीं, इनका एक F-16 जहाज जो रेड सी के ऊपर से जा रहा था, उसके ऊपर बिना उकसाए हुतियों ने जो है अभी पिछले 2-3 दिन पहले अपनी S-26 मिसाइल से फायर किया। वो बच गया एयरक्राफ्ट, लेकिन उसके साथ साथ एक MQ-9 जो ड्रोन आ रहा था, उसको कुछ उसके जो विंग्स थे उसके अंदर कुछ स्ट्राइक हुआ, वो भी बच के चला गया था। लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका ने पिछले 3 दिनों के अंदर बहुत तगड़े तरीके से इन लोगों के ऊपर F-18 से लेकर के, जो कि स्ट्राइक ग्रुप के पास एयरक्राफ्ट है, या फिर डिगो गार्सिया के अंदर से जो इनके एयरक्राफ्ट खड़े हैं, और साथ साथ में जो इनके ड्रोन्स हैं, उनसे इन्होंने काफी हुतियों के ऊपर बम्बार्टमेंट शुरू कर दी। कल ही की बात है रात की, के करीब 9 के करीब MQ-9 जो इनके वो ड्रोन्स थे, उनमें से एक को हुतियों ने जो है मिरोबी की एक जगह है वहां पे, उसके ऊपर यमन में, उसके ऊपर मार गिराया। उसके एवज में अमेरिका ने करीब चार जो इसके B-2 बॉम्बर हैं, पूरा स्क्वाड्रन उन्होंने B-2 बॉम्बर का शिफ्ट किया था 5-6 दिन पहले डेगो गार्सिया आइलैंड्स के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर। तो वहां से ये MQ-9 9 के करीब उड़े, रेकी के लिए गए थे, और उसमें से एक को जो है हुतियों ने मार गिराया। इसके बाद B-2 बॉम्बर्स ने लगातार कारपेट बम्बार्टमेंट वहां पे चल रही है। अब इसके बीच में बात सोचने की यह है कि अमेरिका ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी भेजी थी
ईरान के पास में, जिसके अंदर क्लियरली कहा गया था कि अगर आप या तो न्यूक्लियर वॉरहेड के बारे में या न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में टेबल पे आ जाएं, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। इसके ऊपर आयतुल्ला खुमानी ने जो है उल्टा धमकी दे डाली डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान किसी भी हाथ में दबने वाला नहीं है। हालांकि आमने सामने डायरेक्ट बातचीत के लिए जो नोता आया था पत्र के अंदर, उसको तो रिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन ओमन के थ्रू फिर भी मैं कहूंगा कि एक रास्ता खोला गया है जिससे कि अमेरिका से बात हो सके। लेकिन मेन अमेरिका का दूसरा थ्रेट जो ईरान को गया था वो ये था कि यमन के अंदर जो हूती हैं, विद्रोही हैं, जो इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए खतरा बने हुए हैं, इनके पास जितनी भी मिसाइल्स हैं, जितने भी रॉकेट सिस्टम्स हैं, इनके खुद इंडिजिनस कुछ नहीं है जो बोलते हैं, वो सब कुछ इनको ईरान ने सप्लाई किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अब इसके बाद में आपकी कोई भी सप्लाई जो है वो यमन में नहीं जानी चाहिए, वरना आप टारगेट पे आ जाओगे। तो सिचुएशन इस जगह पे बनी हुई है जिसका नहीं, लेकिन मेन फायदा भी इसको चीन ने अगर उठाया है। इसको इसको विवेक, इसको मैं अगर एक चीज का एक बात और कंप्लीट कर लो। इसका मेन फायदा विवेक चीन ने उठाया है, क्योंकि पेंटागन के अंदर से कुछ लीक हुआ, जिस एक मैसेज लीक हो गया जो उन्होंने व्हाट्सएप के द्वारा देने की कोशिश की थी, जो गलती थी उनकी, और उसके अंदर यह बात लीक हुई कि अमेरिका ने यह कहा है कि यूक्रेन में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मेन टारगेट चाइना है। तो चाइना चाइना खुल करके अब जो है ईरान की मदद को आ गया। 28 मार्च को एक कार्गो शिप जो है वो ईरान में लैंड करता है, जिसके अंदर पूरे मिसाइल्स बनाने के पूरे अंजर पंजर पुर्जे वगैरह है, और साथ साथ में जो मिसाइल्स के लिए, रॉकेट्स के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है, उसको बनाने में जो पदार्थ काम में आते हैं वो भी था। तो यानी पूरी की पूरी शिप जो है चीन ने वहां भेज दी। और साथ ही साथ चीन ने कल कोरिया के चारों तरफ इतने ऐसा स्ट्रॉन्ग युद्धाभ्यास किया है जिसमें उन्होंने अपनी DF-17 मिसाइल्स, उनके जितने भी एयरक्राफ्ट थे, उससे जितने भी उनके युद्धपोत थे, उससे पूरा घेराव किया एक तरीके से ताइवान का। तो सिचुएशन जो है वो अमेरिका के लिए इतनी आसान नहीं है, और जो धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड नहीं, ट्रंप, इसका अंजाम कहीं और भी जा सकता है। मैं एक पॉइंट यहां पर ऐड करना चाहूंगा। अमेरिका ने कहा है कि मई तक का टाइम है आपके पास। इसके पहले उसने हूती पर बम्बार्डिंग, यमन में बम्बार्डिंग शुरू कर दी है। क्या ये ट्रेलर नहीं है? देखिए आप विवेक, देखिए इनका ना, टारगेट बहुत, और इनकी स्ट्रेटेजी, और इजराइल ऑलरेडी वहां पर वॉर में है, इजराइल ऑलरेडी जंग में है। यमन पे बम्बार्डिंग और हूतियों पे बम्बार्डिंग शुरू हो गई है। अब बचा आपका ईरान। तो यमन के बाद हो सकता है कि अगला नंबर ईरान का हो। भाई आपको क्या करना है? इजराइल से ईरान कितनी दूर है? बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ईरान से यूएस तो दूर है ना। और 149 बेसिस हैं यूएस के पास, माफ कीजिएगा 129 बेसिस हैं 49 कंट्रीज हैं। जी देखिए विवेक, जो मुझे लगता है कि सबसे पहले टारगेट है ईरान के प्रॉक्सीज। कल ही मैं वही कह रहा हूं कि प्रॉक्सीज पर हमला करना ही ये युद्ध का पहला चरण हो सकता है। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कल रात ही जो है इजराइल के एक बॉम्बर्स ने जो है, एयरक्राफ्ट्स ने जो है, कल बैरूत के अंदर एक पैलेस्टाइन का जो सेकंड इन कमांड था उसके ऊपर अटैक किया, उसको मारा। वहीं दूसरी ओर से बहुत हैवी तरीके से बम्बार्डमेंट जो है वो अब गाजा के ऊपर शुरू हो चुकी है। और जहां पे मैंने बताया कि इजराइल का जो इरादा बिल्कुल क्लियर सामने आ गया है कि अभी पहले फेज के अंदर वो 1/3 गाजा को कैप्चर करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अमेरिका ने ले लिया है हुती को अपने एम के ऊपर। तो अभी हुती को जो है, हुती जो ग्रुप है उसके ऊपर इन्होंने पूरा ओपनली चैलेंज कर दिया है कि दिन हो या रात हम लगातार हुती के ऊपर अटैक करेंगे, आप पे अटैक आएगा और आपको बिल्कुल हम जीरो करके छोड़ेंगे। साथ में ही ईरान को हिदायत दे दी है कि कोई भी मटेरियल आपका मिसाइल हो या कुछ चोरी छुपके से यमन की तरफ नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि अगला स्टेप क्या ईरान अमेरिका के कहने पर टेबल पे आता है न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। अगर आता है तो शायद ईरान के साथ में जो तनातनी बन रही है वो ना आए। लेकिन मेरा जो खबर है अभी लेटेस्ट वो ये है विवेक, के जो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने यहां तक प्रेशराइज कर दिया अपने प्रेसिडेंट को और आयतुल्ला खुमानी को कि क्यों ना हम प्रीएम्प्टिव एक स्ट्राइक जो है डेगो गार्सिया पे, अमेरिका तो बोल रहा है, हम पहले कर दें। तो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, देखना यह होगा कि ये डेवलप कैसे होती है। दत्ता सर, क्या ये युद्ध पहले फेज में एंटर कर चुका है? विवेक देखिए, ऐसा है कि ये सबको मालूम है कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ था 7 अक्टूबर का इजराइल के ऊपर, वो सारा का सारा बैकअप था ईरान का, उसके प्रॉक्सी के माध्यम से। उसका प्रॉक्सी हमास जो सुन्नी है
उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह जो लेबनान में वो शिया हैं, बिल्कुल। इस तरफ सीरिया के अंदर जो उसके अपने सपोर्टर बैठे थे, और इधर से हुती वार्निंग दे रहे थे लगातार, उन्होंने बहुत सारे स्ट्राइक करे इजराइल के ऊपर। तो ये सबको मालूम था कि जो पीछे ब्रेन है वो ईरान का है, और खास करके ईरान का जो एक बिल्कुल ये स्टेटेड डायरेक्टिव है कि हम ज्यूज को मान्यता ही नहीं देते, इसराइल को हम मानते नहीं है, इस देश का वजूद होना हम नहीं चाहते दुनिया के अंदर, इसका वजूद मिटा दिया जाए। तो अगर वो स्टेटेड एनिमी है इसराइल के, तो इसराइल को भी पता भी ईरान मेरा स्टेटेड एनिमी। अभी इसराइल जो है उसने ये भी कोशिश करी कि जो पब्लिक है ईरान की, उसको आयतुल्ला अली खमैनी के बरखिलाफ कर दिया जाए, ताकि वहां पे डेमोक्रेसी लाई जा सके वापस। वहां पे बहुत सारे ऐसे हैं जो पुराने शाह पलवी के जो लोग फॉलोअर्स हैं, वो अभी भी हैं वहां पे, और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से ईरान के अंदर डेमोक्रेसी आ जाए। तो अभी ये जो गेम है ना, ये चल रही है कि किस प्रकार से हम उस गवर्नमेंट को गिरा दें, उसकी जगह एक जो एमिकेबल गवर्नमेंट आ जाए, और यहाँ फिर हम मिलिटरली उसको डिफीट करें। तो ये जंग ईरान की पब्लिक के खिलाफ नहीं है, ये जंग इसराइल और ईरान और अमेरिका और ईरान की उन एलिमेंट्स के खिलाफ है, जो एलिमेंट इस बात पे तुले हैं कि इसराइल का वजूद मिटा देंगे, हम न्यूक्लियर डिवाइस बनाएंगे। और जब न्यूक्लियर डिवाइस बन जाएगी, अगर मैंने प्रॉक्सीज को देना है, मैं प्रॉक्सीज के माध्यम से, अपने माध्यम से मैं इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। तो ये जंग तो लगी हुई है, जब से जंग ये, जब यहाँ हमास होती हिजबुल्लाह, तो लगातार है। ईरान ने भी डायरेक्ट स्ट्राइक किया, इसराइल ने काउंटर अटैक किया, और अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस ने मदद करी थी उस समय इसराइल के जी। ऊपर, जो पहला काउंटर मिसाइल स्ट्राइक किया था ईरान द्वारा। उसके बाद उन्होंने 4 लेयर में अपनी एयर डिफेंस को तगड़ा किया, ताकि उसके जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक है, उसके जो ड्रोन्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए बिफोर वो इसराइल की धरती पे पहुंचे। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान के पास क्षमता है आज के दिन, उसके पास वो टेक्नोलॉजी नो हाउ है, जिसके अंदर की उसकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसके ड्रोन्स हैं, जो शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज जितने भी सिस्टम है उसके पास अवेलेबल है। अगर न्यूक्लियर असेट उसके पास आ जाता है, तो वॉरहेड लगाने में कितनी देर लगती है? नहीं लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि ईरान एक उस दलीज के ऊपर खड़ा है, जहां पे या तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है, और या किसी भी नहीं, वक्त कर सकता है, जी, या वो बचा के रखे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकेंड रिजीम में जो बातें कही हैं उनको वो पूरा कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ लगाने की बात हो, चाहे वो कनाडा के साथ रिलेशन की बात हो, मैक्सिको के साथ रिलेशन की बात हो, चाहे वो अप्रवासियों को बाहर भेजने की बात हो, चाहे वो बॉर्डर सील करने की बात हो। और अब वो कह रहे हैं कि ईरान में ऐसी बॉम्बिंग करेंगे जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। तो ये बात हवा हवाई तो नहीं हो सकती ना सर? नहीं, ऐसा है, एवरी एक्शन हैज गॉट अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम टैरिफ की बात करें, उन्होंने टैरिफ के बारे में बोला और लोगों ने भी बोला ठीक है हम भी लगा देंगे। या हमारे जो रिश्ते पहले थे वो अभी वो नहीं रहे। कनाडा का जो करंट जो उनका प्राइम मिनिस्टर, उसने स्टेटमेंट दिया कि जो एक रिश्ता था हमारा अमेरिका के साथ में, इट नो मोर एग्जिस्ट नाउ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ, मैं कोई बात करता हूँ, अगर मैं उसको फुली तुरंत बैकअप नहीं कर पाता हूँ, तो वो हवा हवाई हो जाती है वो। और अगर नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इससे अमेरिका को क्या फर्क पड़ेगा? इनफैक्ट इन रिलेशन से अमेरिका इकोनॉमिकली ब्लीड कर रहा था, जिसको मैंने बंद किया है और अमेरिका को मजबूत बनाया है। और अगर आप कह रहे हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ईरान कैसे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन कर सकता है यूएस की किसी भी आर्मी ऑपरेशन के खिलाफ? पावर कंपैरिजन ही नहीं है सर। अगर यूक्रेन बाय प्रॉक्सी अमेरिका और नाटो की मदद से और रशिया के साथ लड़ रहा, 3 साल निकल चुके, तो क्या ईरान उसमें भी तो यूएस और नेटो का बैकअप रहा है सर। मैं वही तो बोल रहा हूं ना, अगर वो यूएस और नाटो की मदद के बावजूद भी रशिया को रोक नहीं पा रहा और रशिया लगातार हावी होता चला जा रहा है, तो क्या ये अमेरिका और इजराइल या और कोई कंट्रीज मिलके ईरान को दबा पाएगी? मेरे को मुश्किल लगता है। तबाही होगी, जरूर होगी, और दोनों तरफ होगी। ये नहीं होगा कि ईरान के ऊपर ही होगी। तो ये जो है, जो हम फैसले लेते हैं, ये गंग हो वाला जमाना निकल चुका। वो जो हम यूनिपोलर
वर्ल्ड की बात कर रहे थे वो अभी खत्म है। आज के दिन में मल्टी पोलर पावर सेंटर्स बनते चले जा रहे हैं और अलाइनमेंट्स अलग अलग होती चली जा रही हैं। यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे दुनिया में फेल हो चुका है बिल्कुल टोटली। आज के दिन में यूनाइटेड नेशन का कोई वजूद ही नहीं है, सिवाय एक दो इक्का दुक्का जगह में कोई पीस कीपिंग फोर्स हो, जैसे कोंगो शोंगो छोटी जी मोटी जगह में। कर्नल ठीक है ना? दिनेश नैन, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है विवेक कि इसराइल के पास जो मिसाइल सिस्टम है, चाहे फतेह मिसाइल है, खुरासान है, जो भी हैं, इनकी रेंज जनरली अभी तक, हालांकि हाइपरसोनिक भी हैं, लेकिन इनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ऊपर तक अभी तक नहीं दिखाई दी है जो इन्होंने टेस्ट किए हैं। यानी कि इसके टारगेट्स पे कौन आएगा? इसराइल आ सकता है, जो अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं, इराक में है, सीरिया में है, या फिर सऊदी में है, या सऊदी में। बाकी कंट्रीज में है। तो इन एयर बेसिस पे अटैक आ सकता है, या फिर डेगो गार्सिया भी इनकी रेंज में आता है। बट देखना यह होगा कि मेनलैंड अमेरिका पे तो कोई इसका खतरा नहीं है, लेकिन इनकी काफी सेना हजारों की संख्या में बैठी हुई है यहाँ पे। और अगर ईरान इस तरह का कोई भी कदम उठाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, अगर ईरान के कंपैरिजन में देखा जाए तो। लेकिन ईरान का एक चीज सबसे स्ट्रांग है कि इनके जितने भी मिसाइल सिस्टम्स हैं, या इनके जितने भी परमाणु कार्यक्रम है, या हो सकता है सर बोल रहे थे कि दत्ता सर ने कहा कि इनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो सकता है। यस, हो भी सकता है। तो अगर ऐसा है तो वो सब बहुत 100 मीटर्स डाउन जो है अर्थ से, वो जो इन्होंने अपने बेस वो बनाए हैं अंडरग्राउंड ट्रेंचेस के अंदर बना रखा है, वो है वहां तक फायर करना या अटैक करना शायद एयर एयर बॉम्बार्डमेंट से पॉसिबल नहीं होगा। और बूट ऑन ग्राउंड उसके अंदर एक स्पेशलाइज इलाकों के अंदर जरूर उतारने पड़ेंगे, अमेरिका हो या इसराइल हो। लेकिन उस स्टेज के ऊपर क्या हम पहुंच पाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये जो ट्रेलर दिखाया जा रहा है ईरान को, चाहे वो हुती के माध्यम से दिखाया जा रहा हो, या कल हिजबुल्ला के इलाके में बेरूत के अंदर बम्बार्डमेंट की इसराइल ने वो हो, या गाजा के ऊपर बुरी तरीके से जो कारपेट बम्बार्डमेंट होके अब इनका इरादा है कि गाजा के सभी लोगों को जो है सिनाई आइलैंड्स की तरफ, जो कि इजिप्ट के पास चला गया वापस, पहले इन्होंने कैप्चर किया था इसराइल ने जो 1967 की वॉर में इजिप्ट से कब्जा लिया था, लेकिन बाद में इन्होंने 73 के अंदर इनको वापस कर दिया एक गुडविल के अंदर। तो इनका इरादा है कि जितने भी ये पैलेस्टाइन की जो प्रॉब्लम है वो सब सनाई आइलैंड में चला जाए, जो कि इजिप्ट नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगा। देखा था तो जॉर्डन से लेके सीरिया से लेके कोई भी देश विवेक नहीं चाहता इन पैलेस्टीनियन लोगों को अपने पास में शरण देने के लिए। लेकिन ये चाहते हैं, इसराइल चाहता है, अमेरिका चाहता है कि गाजा को साफ कर दिया जाए, टोटल कैप्चर कर लिया जाए, क्योंकि इलाका ज्यादा बड़ा नहीं, जैसे मैंने बताया 42 किलोमीटर की लंबाई है और 12 किलोमीटर की चौड़ाई है। अभी अमेरिका ने क्या किया है कि मेडिटेरियन सी, जो कि गाजा के साथ में लगने वाला जो समुद्र है, उस तरफ से जो भी इनके स्ट्राइक कोर ग्रुप थे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह, जो युद्धपोत थे, उन सबको इन्होंने रेड सी की तरफ लाके खड़ा करना शुरू कर दिया है। हालांकि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है विवेक, के रेड सी और गल्फ ऑफ एडन जो है वो यमन के पास से गुजरता है, पूरा इलाका बहुत नैरो है। और जहां पे यमन के हुतीज जो भी मूवमेंट हो रही है, ऑयल की हो रही है या किसी भी चीज की हो रही है, उसको वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और ऑयल प्राइस बढ़ने से आज अमेरिका के फेवर में नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहेंगे। लिहाजा हुतियों को ठिकाने लगाना इनके लिए पहली प्रायोरिटी है। और शायद इसी कारण से डेगो गार्सिया का जो एयर बेस है इंडियन ओशन के अंदर, उसके अंदर B-2B बॉम्बर्स, F-22, F-35, इस तरह के सभी एयरक्राफ्ट यहाँ पे इन्होंने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। साथ ही साथ में अपने जो युद्धपोत है स्ट्राइक ग्रुप के, उनको यहाँ पे लाना शुरू कर दिया। हाँ, नेक्स्ट टारगेट डेफिनेटली ईरान होगा, बिकॉज चाहे वो इसराइल हो चाहे अमेरिका, उनको सबसे बड़ा खतरा उनको ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब से इसलिए है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं ईरान चलाएगा तो सबसे पहला टारगेट इसराइल होगा। और जैसा कि आप इसराइल की फितरत को जानते हैं, जब कोई कंट्री अपने सर्वाइवल के लिए लड़ती है तो वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। डेफिनेटली इसराइल जो है वो इस बात को बिल्कुल मंजूर नहीं यानी कि करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका और बात इसराइल में मिलकर के, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की बात में वजन है, और लगता है कि मई में कुछ बड़ा होने वाला है। मई तक का अल्टीमेटम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरह के अटैक हो रहे हैं ईरान के आसपास के इलाकों में, अमेरिका की तरफ से शुरू किए गए, चाहे वो या फिर इसराइल की तरफ से शुरू किए गए, इशारा दे रहे हैं कि अब इस एक खाड़ी के इन देशों में कुछ बड़ा हो सकता है, और जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। बहरहाल, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।